नमस्कार साथियों, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? ठंड में अच्छे से स्वस्थ हैं? ठीक है, अपना रजाई कंबल लेकर उसमें घुसकर आराम से मस्त हो जाइए। हाथों में रखिए किताब, किताब के साथ दुरुस्त हो जाइए। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम में टाइम है, 2024 का आपका पेपर है। सीजीएल को टारगेट करें तो सितंबर के अराउंड है शायद, तो आपके पास टाइम है। लेकिन इस टाइम को आपको ऐसे ही खाली नहीं बिताना है। इस टाइम में कुछ कर लो यार, खाली बैठे बैठे प्रैक्टिस ही कर लो। आपने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है। जब एग्जाम आएगा उसको टारगेट करते हुए आप तब अचानक से जागोगे। अभी से जाग लो। यूं है कि अभी से जाग लोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो आगे तक बहुत हद तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए जो टाइम मिला है। पहला चैलेंज जो आप लोगों के सामने आ रहा है, मार्च में आ रहा है शायद, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम आ रहा है, मार्च में आ रहा है। अच्छा पेपर है, सिंगल लेवल का पेपर होता है, टीयर 2 टीयर 3 नहीं है। हाँ, किसी किसी में बस स्किल टेस्ट जरूर होता है, लेकिन वो तो पोस्ट वाइज डिपेंड करता है। सो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। लेवल 6 की, लेवल 7 की, लेवल 5 की जॉब्स उसमें आपको मिलती हैं। तो चलिए, हर बार आते हैं, हर बार आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब राम जाने और आप जानो कि आप पढ़ते एक्चुअल में कितना हो। ठीक है, चलिए, जैसा आप जानते हो एसएससी के 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस लेकर आए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी जिस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट लगा होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, एंड कभी कभार उसके एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी देता हूं। हम कुछ वोकैब के सेशन भी कर चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी करेंगे, तो जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी तरफ से जरा सी भी तैयारी, हमारे एफर्ट में आपका कुछ भी भला होता है हमारे एफर्ट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। ठीक है साथियों, चलिए, ये होती है आज की हमारी बात। आज हम लेकर आए हैं क्या, प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस एसएससी ने वेरियस एग्जाम्स में, खासकर सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में पूछे हुए हैं। हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए, देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई भी समझौता नहीं है, बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच, सो वी आर टू गो अवर वे, सो हमें अपने अपने रास्ते पर जाना है। ठीक है, देखिए, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी समझौता नहीं है, इसलिए तुम और मैं अलग अलग जाएंगे। यहां पर ये जो चीज कही जा रही है, यहाँ पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, लेकिन आप पार्ट बी को ध्यान से देखिए। आप एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सेंटेंस स्टार्ट हुआ एक इंट्रोडक्शन के साथ, देयर के साथ, आगे चलकर एक प्रीपोजिशन आया है। अब यहां पर प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद यू एंड आई है। हमने बात की थी कि प्रीपोजिशन का खुद का भी तो एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होते हैं। एंड अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसा केस होना चाहिए, यहां इस ऑब्जेक्ट का केस होना चाहिए हमारे पास। क्या केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसका क्या केस होना चाहिए साथियों, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब यू तो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है। आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है, तो इसको आई को सब्जेक्टिव केस से हटा देंगे, आप ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे या मेरे। अब देखिए, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, सो वी आर टू गो आवर वे,
तुम्हारे और मेरे बीच, मेरे मैं के बीच नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी समझौता नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो हम अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। ये इस सेंटेंस में एरर था, एसएससी का पूछा हुआ है, सिंपल सा था। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस हमें लगाना था। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए दूसरा सेंटेंस करते हैं। दूसरा सेंटेंस दोस्तों हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? द एंट हु वाज नियर बाई वॉक फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। ठीक है, जो चींटी पास में थी वो आगे बढ़ी और उसने शिकारी के एंकल यानी टखने पर जोर से काट लिया। आप अटेम्प्ट कीजिए इसे। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, सेंटेंस को पढ़ें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 2 सेकंड 5 सेकंड लें। देखिए, द एंट हु वाज नियर बाई वॉक फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु का केस क्या है? सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही आया है। सब्जेक्ट के लिए ही आया है क्योंकि इसका एंटीसीडेंट है एंट यानी चींटी। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हु नहीं आता है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आता है। उसका रिलेटिव प्रोनाउन किससे डिनोट होता है? विच से डिनोट होता है। चाहे केस सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स का आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विच। जो चींटी पास में थी आगे बढ़ी और शिकारी के टखने में जोर से काट लिया उसने, ठीक है। तो यहां पर हु जो था उसको हटाकर आपने क्या कर दिया है? विच कर दिया है। एंड यही इस सेंटेंस में करेक्शन आपको करनी थी एरर डिटेक्ट करने के बाद, ठीक है साथियों। चलिए, आई होप आपको समझ में आया है कि एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हु या हुम नहीं लगाएंगे, हम यहां पर विच लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस की तरफ। सच रूल्स, एक बार पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। फिर से वही बात है, देखिए आपका सब्जेक्ट क्या आ गया है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया है सच रूल्स। इसके बाद इसकी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारी चीजें आ गई है। देन एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? यू एंड आई। तो ये जो यू एंड आई वाला पार्ट है, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है? भाई सब्जेक्ट एंड उसकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंस में, अप्लाई उसकी वर्ब एंड देन प्रीपोजिशन। तो ये सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद भी आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो आता है प्रोनाउन वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आता है। एंड ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजों से आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यू तो आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में सेम रहता है। लेकिन अभी किया था हमने ये मिलता जुलता सेंटेंस, लेकिन ये जो आई है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ ये जो आई है ये क्या है? यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। प्रोनाउन के लिए आपको केसेस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, टेबल जो होती है प्रोनाउन की वो अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये आई आपका सब्जेक्टिव केस में है, होना किस में चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसको क्या कर देंगे?
और यही आपका आंसर है। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ऐसे नियम नहीं लागू होते हैं किस पर, तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर। यानी कि कहने की बात यह है कि तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर ऐसे रूल्स, ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लेकर हम चल रहे हैं। पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। One of the boys who always give the correct answer is Samuel. ठीक है, देखिए, one of the boys who always give the correct answer is Samuel। यहां पर आप अटेम्प्ट करने की एक बार कोशिश कीजिए, तब तक मैं बताता हूं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए, यहां तक की अगर बात करें, वन ऑफ द बॉयज, ये है वन आउट ऑफ मैनी का केस। वन आउट ऑफ मैनी का केस। अब वन प्लस ऑफ, उसके बाद एक प्लूरल नाउन आता है। यहां पर नाउन प्लूरल ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे एक एरर देता है वो कई बार, वन ऑफ द बॉय, ये नहीं किया है उसने यहां पर करेक्ट किया है। आगे पढ़ते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, इसका एंटीसीडेंट नाउन ये बॉयज है, प्लूरल है, तो आगे चलने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव, ये भी आपकी प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब नहीं है। ये भी सिंगुलर वर्ब नहीं है ना। गिव द करेक्ट आंसर, यहां तक कोई एरर नहीं है। इज सैमुअल, ये जो इज है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये वन के लिए आई है, क्योंकि भाई सैमुअल एक है और उन लड़कों में से है जो हमेशा सही आंसर देते हैं। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वन ऑफ द बॉयज, तो बहुत सारे लड़कों में से एक सैमुअल है एंड उसके लिए एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। पहली बात, यहाँ बॉयज प्लूरल है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, ये प्लूरल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बॉयज के अकॉर्डिंग। सो वहां पर हेल्प जो वर्ब है गिव, वो प्लूरल वर्ब है, तो यहां पर वो भी इससे सेटिस्फाइड है, इसके अकॉर्डिंग चल रही है, इसके एग्रीमेंट में चल रही है। सो इस सेंटेंस में साथियों कोई भी एरर नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये एक एरर फ्री सेंटेंस है। नो एरर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया है? आई होप आपको समझ में आया है। रिपीट कर सकता हूं, एक सेकंड देख लीजिए। यहां पे कह रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से एक जो है वो एक सैमुअल है, उस एक के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। ठीक है, अब ये जो हु है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट नाउन आया, ये बॉयज प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग बाद वाला पार्ट चलेगा। तो ये प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, जो कि है। तो ना तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है सब्जेक्ट वर्ब की, ना यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन है सब्जेक्ट वर्ब की, ना ही किसी भी और नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव किसी भी और चैप्टर का कोई भी रूल ब्रेक हो रहा है। सो ये सेंटेंस क्या है आपका, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर डिटेक्टेड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े, देखिए आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स as much as his own। ठीक है, देखिए वन एक प्रोनाउन है, वन की अपनी एक अलग दुनिया चलती है। वन जब भी आता है सब्जेक्ट के लिए तो वन के रूप में आता है। वन अगर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो भी वन लेके आएगा। वन अगर अपना पोजेशन शो करेगा तो वंस आएगा अपोस्ट्रोफी एस के साथ, वन प्लस अपोस्ट्रोफी एस। देन अगर वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो वन सेल्फ आएगा। तो वन प्रोनाउन जो है आपका वन प्रोनाउन जो है वो अपनी ही दुनिया चलाता है, उसको ही शी दे इनसे मतलब नहीं है। वन के साथ वन से रिलेटेड ही प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। तो देखिए वन शुड रिस्पेक्ट, यानी कि ये वन किसी के ऊपर भी लागू हो सकता है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है।
वन शुड रिस्पेक्ट, एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट करनी चाहिए द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के धर्मों की एज मच एज हिज ओन, उतनी ही जितनी वो खुद के धर्म की रिस्पेक्ट करता है। तो मैंने क्या कहा कि वन की कहानी कैसे चलेगी, वन प्रोनाउन है, अगर आपका सब्जेक्टिव केस में आता है तो वन, अगर ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो वन, अगर पजेसिव केस में आता है तो वन, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें हम, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वन सेल्फ, तो क्या हो जाएगा वन सेल्फ। तो वन की अपनी ही कहानी चलती है, इसको ही शी इट दे इनसे मतलब नहीं है। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज, यहां पर हिज नहीं होगा क्योंकि हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, किसके लिए, ही के लिए, किसके लिए, ही के लिए। यहां पर हमारे पास वन है तो उसका पोजीशन क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे वन। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन, हर एक को या एक व्यक्ति को दूसरों के धर्मों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि वो खुद के धर्म का करता है, ठीक है। हिज हट के यहां पर वंस हो जाएगा। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अगला सेंटेंस है आपके सामने, इसको पढ़िए एंड अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। 23rd, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने 8+b की फॉर्म का रूल आपको करवाया था। यहां पर देखिए, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, वह मैं हूं जो जिम्मेदार है देरी के लिए, वह मैं हूं जो जिम्मेदार है देरी के लिए। इसको सोल्व कीजिए। एक तो ये एक्स्ट्रा लाइटिंग की वजह से सारी मक्खियां मेरे ऊपर ही आती है। चलिए देखिए, हमने बात की थी, क्या बात की थी, जब भी इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है और साथ में बी की कोई फॉर्म चल रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। इट प्लस बी की कोई भी फॉर्म चल रही है, इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद यहां पर इस प्लेस पर जो भी चीज आएगी उसका केस क्या होना चाहिए, उसका केस होना चाहिए सब्जेक्टिव केस। उसका केस क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये जो इट है ये आपका रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। इट आपका रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, ये डमी सब्जेक्ट होता है, या इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करने के लिए आया है, रियल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने के लिए आया है। रियल सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्टिव केस में आएगा, एंड उसके बाद का जो सेंटेंस का पार्ट है उसके बाद जो सेंटेंस का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इस रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। चाहे वो आपका आपकी वर्ब हो, बाद में आने वाला कोई एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, वो इस इट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो आपके रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए, इट इज आई, इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, बी की एक फॉर्म आई, आई आपको मिल गया, आई मिल गया। आई मैं के लिए, ये पहले से सब्जेक्टिव केस में है, आपने सीधा सीधा यहां लिख दिया, इट इज आई, वह मैं हूं। अब आगे देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, तो यहां एक हेल्पिंग वर्ब है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल। सो मुझे बताइए आई के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी चलती है, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी चलती है, एम। तो क्या यहां पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बाकी का सेंटेंस चलना चाहिए। इट इज आई हु एम, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले।
क्या आपको समझ में आया? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। मैं आपके घर पे दरवाजा नॉक कर रहा हूं एंड आप पूछते हैं कि भाई कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, मैं आपको क्या आंसर दूंगा? इट इज आई हु एम नॉकिंग एट द डोर। इट इज आई हु एम नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है पहली बार पढ़ने वालों को, लेकिन ऐसा ही होता है। इट से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, या सब्जेक्ट नहीं है इट, यहाँ आपका रियल सब्जेक्ट आई है एंड उस आई के अकॉर्डिंग बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब एम लगी है यहाँ। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। बढ़ सकते हैं क्या आगे? चलिए, अगेन सेम प्रैक्टिस। वीडियो पॉज कीजिए, सेंटेंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा प्यार से पढ़ाने में विश्वास करता हूं, भगाने को भगा सकता हूं। सो अगर आपको थोड़ा स्लो लगता है, आप 1.25 या 1.5 पर देख सकते हैं। अगर आपके लिए सही है ये स्पीड, तो आप इसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। The children which are assembled in the hall are the ones chosen for the field trip. जो बच्चे हॉल में इकट्ठा हुए हैं वो बच्चे हैं जिनको चुना गया है फील्ड ट्रिप के लिए। देखिए, आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन आया, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कुछ देर पहले बात की थी, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए विच आता है, एंड आपका ह्यूमन बींग्स के लिए हु या हुम आएगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। हु या हुम आएगा आपका ह्यूमंस के लिए। सो देखिए यहां पर क्या है, द चिल्ड्रन विच, ये जो विच है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। ये जो विच है ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए आता है। यहां पर इसका एंटीसीडेंट क्या है? चिल्ड्रन, बच्चे, ह्यूमन बींग्स है। इसका एंटीसीडेंट आया चिल्ड्रन, उस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आर चली। तो यहां पर ये जो विच है ये ठीक नहीं है। विच की जगह आपके पास ह्यूमन बींग्स के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं? हु, हुज, हुम। ठीक है, अब देखिए ये तीन आपके पास ऑप्शंस बचते हैं, इनमें से आप विच को हटाकर फिल करेंगे। तो मेरे को ये बताइए कि जैसे यहां पर आपका है द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड, तो क्या यहां पर हुज तो आ नहीं सकता है, पजेसिव केस नहीं है। ठीक है, ये आर असेंबल्ड है, हेल्पिंग वर्ब भी चली, मेन वर्ब भी चली। ये दोनों किसके लिए आई? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चिल्ड्रन के लिए। यानी कि विच से पहले जो नाउन आया है, एंटीसीडेंट आया है, वो आपका सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि वर्ब उसी के लिए आई है। तो सब्जेक्टिव केस के लिए फिर हुम भी नहीं आएगा। द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड, जो बच्चे असेंबल हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं हॉल में, वो बच्चे हैं जिनको फील्ड ट्रिप के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर है। यहां पर नॉन लिविंग थिंग या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के लिए विच आता है, वो चिल्ड्रन के लिए लगाया हुआ था, हमें सब्जेक्टिव केस वहां पर हु लेना पड़ा रिलेटिव प्रोनाउन का। चलिए, आई होप आपको क्लियर है। अगेन सेम वीडियो पॉज एंड सेंटेंस को अटेम्प्ट करके देखिए। Who do you think I met? ठीक है, Who do you think I met? इसमें आप कीजिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली से Who। अब चाहे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें एक्शन किसका है? देखो, ये जो डू यू थिंक है ये तो फालतू की बात है कि आपको क्या लगता है मैं किससे मिला हूं। तो आपको जो लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किससे मिला हूं ये रियल एक्शन है। आपको जो लगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं मिला हूं वो आपका रियल एक्शन है। आई मेट, मैं किसी से मिला हूं, तो मैं यहां पर सब्जेक्ट बन गया क्योंकि एक्शन मेरा ही हुआ है। मैं सब्जेक्ट बन गया, तो मैं जिससे मिला हूं वो ऑब्जेक्ट बन गया। मैं किसी से मिला, आई एम द सब्जेक्ट, तो मैं जिससे मिलूंगा वो सामने वाला पर्सन, वो तो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हु तो सही नहीं है, हु की जगह क्या हो जाएगा?
क्योंकि काम मैंने किया है सामने वाले के ऊपर मिलकर। Whom do you think I met? तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं किससे मिला? Whom का मतलब किससे या किसको, Who का मतलब कौन। ठीक, तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अटेम्प्ट करके देखिए वीडियो को पॉज करके। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। यह वो लड़की है जिसका भाई एक डॉक्टर है। अटेम्प्ट करके देखिए क्या आपको कुछ एरर समझ में आता है इसमें। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो देखिए क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया है, पोजेशन शो करता हुआ। हुज का क्या काम होता है, हुज का क्या काम होता है, पोजेशन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आया, इससे पहले आया एंटीसीडेंट कि यह वही लड़की है। अब रिलेशन बन रहा है लड़की का अपने भाई से, पोजेशन। अब नॉन लिविंग थिंग होती है अगर कोई, तो ऑफ विच लगाते, जैसे दिस इज द होटल द ओनर ऑफ विच, हम इस तरीके से बनाते हैं। यहां पे हमने बनाया क्या है, दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर। यह वही लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है। एंड वर्ब जो है वो इस ब्रदर के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है, यहां पर कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ सही से, पोजीशन भी सही से शो किया गया है, वर्ब भी सही से की गई है, नाउन का नंबर भी सिंगुलर या प्लूरल वो भी सही लिया गया है। सो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री ये एक सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। They brought to themselves this disaster. They brought to themselves this disaster. उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ये मुसीबत लेकर आए हैं। वो लोग स्वयं अपने ऊपर ये मुसीबत या ये अनहोनी या ये बुरी घटना अपने ऊपर खुद लेकर आए हैं। देखिए सब्जेक्ट हमने बात की थी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की हमने क्या बात की थी कि जब सब्जेक्ट कुछ काम करे और वो काम पलटकर वापस सब्जेक्ट पर ही अपना असर डाले। जब सब्जेक्ट ने कुछ एक्शन किया, उस एक्शन का रिजल्ट वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही जाता है, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं। दे ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये टू प्रीपोजिशन, दे ब्रॉट टू देमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह आया है, क्या कि वापस पलटकर इन्हीं लोगों के ऊपर, वापस पलटकर इन्हीं लोगों के ऊपर गया है डिजास्टर, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है। लेकिन देमसेल्फ सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, देमसेल्फ सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। दे प्लूरल है, एंड प्लूरल के लिए आप सेल्फ नहीं सेल्फ लगाते हैं। जैसे दे ब्रॉट टू themselves, they brought to themselves this disaster। अगर सिंगुलर होता he brought to तो himself सही था, she होता तो herself सही था। they प्लूरल है, प्लूरल के लिए सेल्फ नहीं होता है, क्या होता है, सेल्ज होता है। themself नहीं होगा, themselves होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है, आपको याद रहेगा, सिंपल सी चीज है। इसके लिए आपको प्रोनाउन की टेबल मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो उसको बनाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। द आर्टिकल सजेस्ट that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well balanced diet। ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल है सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। ये आर्टिकल सजेस्ट करता है क्या, when a person, जब कोई भी व्यक्ति
अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस होता है, जब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तो यहां पर आया है यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। आगे का पार्ट सही है, गलती यहीं पर है। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं अ पर्सन की। व्हेन अ पर्सन, यहां पर क्या आई की वी की बात की है, फर्स्ट पर्सन की बात की है? नहीं। क्या सेकंड पर्सन यू की बात करी है? नहीं। एक थर्ड पर्सन है, अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाम होता राम श्याम, ठीक है, थर्ड पर्सन है। तो जब थर्ड पर्सन है यहां जब थर्ड पर्सन है, तो इस जगह पर सेकंड पर्सन क्यों भाई? यू आपका सेकंड पर्सन है या नहीं है? यू आपका सेकंड पर्सन है। बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, एंड जब उसके लिए प्रोनाउन रिपीट हुआ है तो थर्ड पर्सन का आ गया, नहीं आना चाहिए। क्या आएगा? ही। क्या आएगा? he. The article suggests that when a person is under unusual stress, he should be especially careful to eat a well balanced diet. जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो वो वेल बैलेंस्ड डाइट उसको खानी चाहिए, याद रखना चाहिए। आप पूछेंगे सर she भी तो एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। बिल्कुल है, लेकिन जब हमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया होता, यूजुअली जब तक हमें जेंडर स्पेसिफिकली नहीं बताया होता कि मेल है या फीमेल है, फीमेल के लिए नहीं बताया होता, तब तक हम उसे मेल ट्रीट करते हुए नॉर्मली ही, हिज, हिम इन प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करते चलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर है। बढ़े आगे। अगला सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। एक व्यक्ति को अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बात तो सही है, अब सेंटेंस सही है या नहीं वो आप बताइए। हमने बात की थी वन की पूरी कहानी वन के अकॉर्डिंग ही चलती है। सब्जेक्टिव केस में वन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आना हुआ तो भी वन, अगर आपका पजेसिव केस में आया वंस, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आया वन सेल्फ। वन की पूरी कहानी अपने ही इर्द गिर्द चलती है। वन सब्जेक्ट, वन मस्ट ओबे, पजेसिव केस, ठीक है, वंस सही है यहाँ पे, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, पूरा सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस सही है और इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है साथियों। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, ये 100% सही है। आगे बढ़े। पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। When one takes great risks, they must be prepared for great losses. भाई अभी बात करी वन की पूरी कहानी वन के आसपास। When one takes great risks, जब एक आदमी बड़े आपको रिस्क लेता है, बड़े वो करता है, बड़ी चीजों के ऊपर खेलता है, रिस्क लेता है, तो उसको प्रिपेयर होना चाहिए बड़े लॉसेस के लिए, बड़े नुकसान के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। भाई जब एक आदमी बड़े रिस्क लेता है तो नुकसान भी बड़े हो सकते हैं, इस चीज के लिए उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे। अब यहां पर दे तो क्यों आया भाई? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जबरदस्ती डाल दिया। व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। जिस प्रोनाउन की बात की है वन की अपनी कहानी चलेगी, वन में किसी भी दूसरे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है। सिंपल सा एरर हो गया, यहां दे हटाकर आप वन कर दीजिए। कौन सा है? दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर 1 ही है यहां पर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ 2-3 सेंटेंसेस जो देख लेते हैं। One should have their teeth checked every 6 months. एक व्यक्ति को हर 6 महीने में अपने दांत चेक करवा लेने चाहिए। देखिए सब्जेक्ट आपका वन, देन यहां पर ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है देयर, ये क्यों? ये भी तो नहीं होगा। वन शुड हैव,
वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ। हमने यही तो बात की कि सब्जेक्टिव केस में वन का ये रूप, ऑब्जेक्टिव केस में वन का यही रूप, पजेसिव केस आया वंस हो गया विद अपोस्ट्रोफी एस। एंड अगर रिफ्लेक्सिव की बात करी, रिफ्लेक्सिव में वन की जरूरत पड़ी तो वन सेल्फ। यही तो बातें करी है, वन की अपनी दुनिया है, वन को उसकी दुनिया से बाहर मत जाने दो। वन शुड हैव वंस टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स, तो वहां देर हट के वंस हो गया। इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, क्लियर है। अगला देख लेते हैं हम। अगला क्या है? Each boy was given a toy as a parting gift which made them happy। देखिए, each, every, ठीक है, either, neither, ये सब आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं ये आपके सिंगुलर फॉर्म के हैं। ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं कौन से? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं? ये सब सिंगुलर सेंस के होते हैं। ये सब सिंगुलर सेंस के होते हैं। इनके लिए वर्ब सिंगुलर होगी, इनके लिए आपके पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर होंगे, प्रोनाउन सिंगुलर होंगे। तो देखिए, एंड इनके जस्ट बाद आने वाला ये नाउन भी सिंगुलर होगा। ईच बॉय वाज गिवन, यानी हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को दिया गया क्या? अ टॉय एज अ पार्टिंग गिफ्ट। जाते समय का, बाय बाय करते समय का जो टॉय था उसको, बाय बाय करते समय का जो गिफ्ट था, एक खिलौना दिया गया, अ टॉय दिया गया। विच मेड, जिससे उनको क्या हुआ? बहुत खुशी हुई। विच मेड देम वेरी हैप्पी, जिससे वो बहुत खुश हो गए। ये जो देम है ये क्यों आएगा भाई? ईच बॉय was given a toy as a parting gift which made, यहां इसके लिए है, ये सिंगुलर है एंड थर्ड पर्सन है, which made him happy। Each boy was given a parting gift which made him happy, जिसने उसे बहुत खुश कर दिया। प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है। अब देखा जाए, मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को गिफ्ट दिया गया, 50 बच्चे खुश हुए। आपको सोचने पे लग सकता है कि यार ये तो प्लूरल की बात है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। क्या सही होगा? हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, यानी एक एक बच्चे को टॉय दिया गया जिससे एक एक बच्चा खुश हुआ। बात अब भी सबकी चल रही है, लेकिन वन एट ए टाइम। बात कैसी चल रही है? सबकी चल रही है, लेकिन अब वन एट ए टाइम की बात चल रही है। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? Each boy was given a toy as a parting gift which made him happy, which made him happy। चलिए बढ़े आगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन, यह वही खिलाड़ी है, whom I think has won the much coveted prize। ठीक है, यह वही खिलाड़ी है जो मुझे लगता है, जिसने मुझे लगता है एक बहुत ही जो कॉम्पिटिटिव प्राइज था, बहुत ही आपका बड़े लेवल का एक प्राइज था जिसके बारे में बहुत चर्चा थी, वो जीता है। देखिए, दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन, यह वही खिलाड़ी है, कोई एरर नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन आया। एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किस केस का? ऑब्जेक्टिव केस का। एक रिलेटिव प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। अब मैं क्या सोचता हूं ये जरूरी नहीं है। मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या ओपिनियन है। हम कहते हैं ना कि मुझे लगता है आज बरसात होगी। अब मुझे लगता है ये जरूरी नहीं है, बरसात होगी ये आपका रियल पार्ट है। जैसे अब यहां पे कह रहा है कि whom I think is not important, whom has won, यहां पे has won the much coveted prize, यानी कि एक्शन हुआ है,
इस स्पोर्ट्स पर्सन ने जीता है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन था, इससे पहले का ये एंटीसीडेंट था स्पोर्ट्स पर्सन, एंड इसके अकॉर्डिंग बात की वर्ब चली सिंगुलर। यहां तक तो सही है, लेकिन अभी एक और चीज मिसिंग है, क्या कि इस स्पोर्ट्स पर्सन ने एक एक्शन किया है, इसने जीता है अवार्ड, लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस का है। एक्शन खुद ने किया है प्राइज जीतने का, तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस होकर यहाँ हुम का क्या बनना चाहिए, हु, ठीक है। क्यों? क्योंकि हु आपका है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। This is the sports person who I think is not important. This is the sports person who I think has won the most coveted prize. यह वही खिलाड़ी है जो कि जिसने कि मुझे लगता है बहुत ही शानदार ये प्राइज जीता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। आज का लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं इसको, क्या है, My twin is 5 minutes younger than myself. मेरा जो जुड़वा है, भाई है या बहन है, doesn't matter, अभी तक नहीं पता है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया। My twin is 5 minutes younger. मेरा जुड़वा मुझसे 5 मिनट छोटा है, ठीक है। My twin is 5 minutes younger than myself. देखिए, ये my twin आपका सब्जेक्ट है और यहाँ एक कंपैरेटिव डिग्री से कंपेयर हो रहा है। कंपैरिजन के लिए किसका यूज किया गया है, देन का यूज किया है। हमने एक पिछले सेशन में बात की थी, जब भी देन से कंपेयर होगा या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस दोबारा एज से जब भी कंपेयर करेंगे, तो वहां पे सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए, ठीक है। क्या बात की थी हमने, कंपैरिजन जब भी होगा तो जो आपका सब्जेक्टिव केस होगा, जो आपका सब्जेक्टिव केस होगा वो आपके सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर होगा। इतनी सी बात करी थी। अब माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन, यहां पर इन्होंने लिख रखा है माई सेल्फ, इन्होंने दे रखा है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों दे रखा है, माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन आई, मी मत कर देना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा। नॉमिनेटिव केस में चल रहा है और कंपेयर हो रहा है, तो नॉमिनेटिव केस के साथ ही कंपेयर होगा। सो माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन मी, नहीं माई सेल्फ नहीं, आई। क्या होगा, माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन आई, ठीक है। क्लियर है आपको, आई होप समझ में आया है। आज के यही सेंटेंसेस थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया है, आपको कुछ चीजें सीखने को मिली है। केसेस के बारे में हमने बात की है, प्रोनाउन में केसेस से बहुत ज्यादा सेंटेंसेज बन के आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज्यादा सेंटेंसेज आते हैं, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, पढ़ाई को तो जारी रखिए, थोड़ा सा भला हमारा भी करते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ बांटिए, नॉलेज को शेयर करना चाहिए। चलिए, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले सेक्शन में जल्दी ही। धन्यवाद।